नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विश्व इतिहास में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योगों में क्रांति, उद्योग, इंडस्ट्री। इंग्लैंड देश का नाम है और क्रांति से तात्पर्य है किसी भी व्यवस्था, किसी भी प्रक्रिया में एकदम से अचानक से आमूलचूल परिवर्तन आ जाना, उसे हम क्रांति कहते हैं। और ये आमूलचूल परिवर्तन चूँकि उद्योगों में आया है तो हम उसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति। जैसे अगर किसी शिक्षा में अचानक से कोई इस प्रकार का परिवर्तन आए तो उसे हम शिक्षा में क्रांति, या समाज में कोई इस प्रकार की कुरीति को दूर करने में कोई अचानक से इस प्रकार का बदलाव आ जाए तो उसे हम समाज में क्रांति, या कोई अर्थव्यवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन आ जाए तो हम अर्थव्यवस्था में क्रांति। उसी प्रकार इंग्लैंड के उद्योगों में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अचानक से इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन आया जिसने पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया, उसे हम कहते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। इस औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक लुई ब्लॉक के द्वारा किया गया, लेकिन इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करने का काम अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा किया गया। अर्नोल्ड टाइनबी ने ही इस औद्योगिक क्रांति को एक विस्तृत अर्थ प्रदान किया। अब बात आती है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से हुई। अब चूंकि औद्योगिक क्रांति कोई एक आकस्मिक घटना तो थी नहीं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो एक विकास की एक लंबी अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये अवश्य माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उस समय से इंग्लैंड में उद्योगों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग मत अपना व्यक्त करते हैं। जैसे प्रोफेसर हेफ इसका समय 1550 से लेकर 1890 ईस्वी तक मानते हैं, जबकि अर्नोल्ड टाइनबी इसका समय 1760 से लेकर 1830-40 तक मानते हैं। 1760-70 से प्रारंभ करके 1830-40 ईस्वी तक औद्योगिक क्रांति का समय मानते हैं, अर्थात 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ये समय अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा निर्धारित किया गया है, जब इंग्लैंड में उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में एक आमूलचूल, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। इसके अलावा श्रीमती नोवेल्स औद्योगिक क्रांति का समय 1770 से लेकर 1914 तक मानती है। 1770 से 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, उस समय तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानती है। अब इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग इसका समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन ये बात निश्चित अवश्य है और इस बात पर सभी विद्वान सहमत भी हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में अवश्य औद्योगिक क्रांति बहुत तेज़ी से हुई थी। और वो इसको दो कालों में विभाजित करते हैं। पहला काल 1760 से 1830 ईस्वी तक का, और ये वो समय था जब इंग्लैंड में नए नए कारखाने लगाए गए, नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। और दूसरा काल 1830 से लेकर 1914 तक का, ये वो समय था जब इंग्लैंड के कारखानों में बहुत अधिक उत्पादन में वृद्धि आई, बहुत अधिक विविधता आई, यातायात के साधनों का विकास हुआ, संचार के साधनों का, यातायात के साधनों का विकास हुआ। मतलब इस बात पर सभी विद्वान लगभग सहमत हैं कि शुरुआत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1760 से 1830 वाले समय में कारखाने लगाए गए, और 1830 के बाद उन कारखानों में बहुत अधिक विविध रूप से नया नया उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। उस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज तृतीय थे, जिनका समय 1760 से लेकर 1820 तक माना जाता है, 1760 से 1820 तक, उस समय जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। अब
बात ये आती है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे कि इंग्लैंड से ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। हम औद्योगिक क्रांति के कारण पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं कि इंग्लैंड पहले एक कृषि प्रधान देश ही था। इसकी लगभग 77% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर ही निर्भर थी। बड़ी मुश्किल से 5% लोग ही छोटे मोटे काम धंधों में लगे हुए थे। कोई बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं थे, कोई बहुत बड़े उद्योग धंधे स्थापित नहीं थे। मनुष्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत था और यातायात के साधनों का भी अभाव था। उस समय संचार के और यातायात के भी इस प्रकार के साधन नहीं थे। मनुष्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत था, मशीनों की कमी थी। कहने का मतलब कि उस समय का जो इंग्लैंड का समाज था वो बहुत ही सरल और मनुष्य केवल और मात्र मानव पर ही निर्भर रहने वाला। मानव से यहाँ तात्पर्य है कि मतलब मनुष्य पर ही। उस समय मशीनी युग नहीं था या मशीनों पर उसकी निर्भरता नहीं थी। वो चाहे खेती में काम करे या छोटे मोटे उद्योग धंधों में करे, उसकी एनर्जी का सोर्स एकमात्र सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही था। अब अचानक से ऐसा क्या बदलाव आया, ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई, क्या परिवर्तन आया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। सबसे पहले हम देखते हैं पूंजी की उपलब्धता। पूंजी अर्थात पैसा कि पूंजी की उपलब्धता से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अब पूंजी कहाँ से आई? पूंजी कहाँ से? क्योंकि जब पूंजी आएगी लोगों के पास तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, किसी भी चीज़ को खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, और जब लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो उस चीज़ का उत्पादन भी बढ़ेगा, उस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। अब पूंजी की उपलब्धता इस प्रकार बढ़ी कि इस औद्योगिक क्रांति से पहले 17वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में खेती के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आता है। मतलब एक तरीके से खेती के क्षेत्र में ही क्रांति होती है। उस समय नए नए आविष्कार होते हैं खेती के क्षेत्र में ही। जैसे जेथ्रो नाम के व्यक्ति ने सीड्रिल नामक मशीन का आविष्कार किया, जिसका संबंध खेती से ही था। सीड्रिल बीज बोने की मशीन, उसका आविष्कार जेथ्रो के द्वारा किया गया। उसी समय चार्ल्स टाउनसेंड के द्वारा फसल चक्र का सिद्धांत दिया गया। फसल चक्र का सिद्धांत क्या था कि उन्होंने फसलों को अदल बदल कर बोने के फायदे बताए कि फसलों को अगर हम बदल बदल कर बोएंगे तो उससे ज़्यादा पैदावार होगी, ज़्यादा उपज होगी। उसी समय शलजम की खेती प्रारंभ हुई, इसलिए इनको टर्निप टाउनसेंड भी कहते हैं। इसी समय रॉबर्ट बैकवेल नामक व्यक्ति ने भेड़ों की नस्लों को सुधारने का तरीका बताया, उसकी पद्धति बताई। खेती के साथ साथ पशुपालन में भी सुधार आ रहा है। रॉबर्ट बैकवेल भेड़ों की नस्ल सुधारने पर बल दे रहे हैं, उससे मांस और ऊन दोनों में ही वृद्धि होगी। इसके अलावा उस समय जो मैगजीन्स निकलती थी, जो पत्र पत्रिकाएं निकलती थी, उनमें भी खेती से संबंधित बहुत अधिक लेख लिखे जाने लगे और उनसे नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई तकनीकों से किसानों को परिचय या उनको जानकारी मिलने लगी। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं खेती में, और खेती में जैसे ही खेती में ये बदलाव हो रहे हैं उससे उपज बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है, और जब उत्पादन, उपज और पैदावार बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है, और जब ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उससे उद्योग लगाया जाना आसान हो रहा है। उसी समय आर्थर यंग, एक धनी किसान ने छोटे छोटे खुले खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाने के फायदे बताए कि किस प्रकार से हम छोटी छोटी जोतों को मिलाकर एक बड़ी जोत बना दें, एक बड़ा खेत बना दें, तो उससे हम उत्पादन भी अधिक कर सकते हैं और मशीनों का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न फसलों के अलावा व्यापारिक फसलें भी उसमें बो सकते हैं हम। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड को अतिरिक्त दूसरे देशों से, जहां उनके उपनिवेश स्थापित थे, वहां से भी उन्हें व्यापारिक पूंजी उपलब्ध हुई, और इस पूंजी की उपलब्धता से इंग्लैंड में उद्योग धंधों की स्थापना करना बहुत ही सरल हो गया। इसके अलावा प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता। इंग्लैंड में उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए प्राकृतिक संसाधन
बहुत अधिक संख्या में और सहज सुलभ उपलब्ध थे। जैसे किसी भी उद्योग धंधे की जान होती है कोयला और लोहा, क्योंकि लोहे से किसी भी फैक्ट्री और कारखाने का निर्माण किया जा सकता है, लोहे से इस्पात बनता है। और कोयला एनर्जी का प्रमुख स्रोत, मतलब ऊर्जा के लिए कोयला, कंपनी को चलाने के लिए और कंपनी बनाने के लिए, मशीनों के निर्माण के लिए लोहा। और उस समय इंग्लैंड में यॉर्कशायर और लंकाशायर इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा और कोयला उपलब्ध था। इसके अलावा यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु भी इस प्रकार की थी उद्योग धंधों की स्थापना, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो बहुत लाभदायक जो क्लाइमेट चाहिए वो भी उस समय वहाँ उपलब्ध था इंग्लैंड में। और लोहा और कोयला दोनों के दोनों ही वहाँ पर उपलब्ध थे। इसके अलावा सस्ते श्रम की उपलब्धता। लोहे और कोयले के बाद किसी भी उद्योग धंधे की रीढ़ की हड्डी होती है कि उसे सस्ते मजदूर मिले ताकि कम पैसे में अधिक काम करवाया जा सके। और चूँकि मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि छोटे छोटे जोतों को मिलाकर बड़ी जोत बना दी गई, बड़े खेत बना दिए गए, तो बहुत सारे लोग भूमिहीन हो गए, उन्होंने अपने खेत दे दिए और उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। अब वो बिल्कुल किसी भी काम के लिए बिल्कुल फ्री थे और इस वजह से इंग्लैंड के उद्योगपतियों को सस्ता श्रम वहाँ से मिलना प्रारंभ हो गया। इसके अलावा दूसरे देशों से भी बहुत सारे कुशल और अकुशल, मतलब दोनों ही कैटेगरी के लोग, कुछ प्रशिक्षित भी थे कुछ प्रशिक्षित नहीं थे, ये लोग भी इंग्लैंड में आकर रहना प्रारंभ कर दिया था। और वहाँ की जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो अपने आप ही एक तरीके से इंग्लैंड को सस्ता श्रम उपलब्ध था जो कम पैसों में ही काम करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, कोई दूसरा साधन नहीं था, खेती थी नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा बचा था कि वो उद्योग धंधों में काम करें और कम पैसों में काम करें। इसके अलावा अनुकूल भौगोलिक स्थिति, मतलब इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि वो एक तरीके से विश्व से कटा हुआ भी है और दूसरी तरफ विश्व से जुड़ा हुआ भी है। जैसे हम देखते हैं कि इंग्लैंड, जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं उसमें देखते हैं कि इंग्लैंड चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। अब पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसका मतलब वो बाह्य आक्रमणों से भी बहुत अधिक हद तक सुरक्षित है। उस काफ़ी हद तक वो जो बाहर से आक्रमण होते हैं उनसे सुरक्षित है। इसके अलावा संसार के जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं उनके ऊपर वो स्थित है और उसके ऊपर स्थित होने से उसे विदेशी व्यापार में बहुत अधिक सफलता मिली। उसके अगर हम समुद्री तट की ही बात करें तो वो लगभग 7,000 मील लंबा है और इतना कटापटा है कि सुरक्षित खाड़ियाँ और अच्छे बंदरगाहों का निर्माण स्वाभाविक रूप से हो गया। मतलब जो व्यापार के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं अच्छे बंदरगाह, वो स्वाभाविक रूप से ही इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण उसे प्राप्त हो गए। इसके अलावा सुदृढ़ शासन एवं स्थिरता। 1689 1688-89 1880 और 89 के पास 1889 के आसपास वहाँ पर इंग्लैंड में एक तरीके की सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी और इंग्लैंड में शासन व्यवस्था शांतिप्रिय, सुचारू और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से थी, क्योंकि 1688 में 1808 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद इंग्लैंड में संविधान के ऊपर एक संविधान पर आधारित बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से शासन चलाया जा रहा था और इस प्रकार की शांति और स्थिरता होने से उद्योगपतियों को भी वहाँ उद्योग धंधे स्थापित करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि कोई भी उद्योगपति किसी स्थान पर तभी
उद्योग स्थापित करता है जब उसे वहाँ किसी प्रकार की रियायतें मिले, वहाँ बेवजह किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, शांति स्थापित हो, वो अपना व्यापार बिल्कुल सही तरीके से चला सके। और ये परिस्थितियाँ, ये कंडीशन उस समय इंग्लैंड में थी। पूरी तरीके से जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही सुदृढ़ और शांत थी। इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही शुरुआत हुई, इसके लिए बैंकिंग व्यवस्था भी जिम्मेदार थी। 1694 में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो जाती है। इसके अलावा दूसरी अन्य लोन देने वाली, ऋण देने वाली संस्थाओं की वहाँ स्थापना होती है। अब इन बैंकों की स्थापना से क्या फ़ायदा पहुँचा कि दूसरे जो उद्योगपति थे उनको लोन मिलना आसान हो गया। इन बैंकों से वो लोन लेना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस, हम जानते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763। अब दोनों ही देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी थी। तो इसके बाद इन दोनों ही देशों में बैंकों की स्थापना होना प्रारंभ हो गया और उन बैंकों की स्थापना से बहुत अधिक फायदा मिला इंग्लैंड को और इनसे उद्योग धंधों को स्थापित करना बहुत ही सरल हो गया क्योंकि वहाँ से उन्हें अब पूंजी मिल सकती थी। इसके अलावा विस्तृत साम्राज्य, इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य बहुत ही विस्तृत हो चुका था। वो एक साम्राज्यवादी देश था और 1775 तक 1775 तक उसने एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब उस औपनिवेशिक साम्राज्य से उसे कच्चे माल की भी प्राप्ति हो सकती थी और यहाँ माल को तैयार करने के बाद वो उस माल को वहाँ खपा भी सकता था, मतलब उसको बेच भी सकता था, उसका वहाँ निर्यात भी कर सकता था। अब बहुत सारे देशों पर इनका नियंत्रण था। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी ही आई थी शुरुआत में, ये भी एक उसका उपनिवेश ही था। तो इन उपनिवेशों से उनको कच्चे माल की भी प्राप्ति हो सकती थी। किसी भी प्रकार का कच्चा माल उन्हें बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध था। इसके अलावा राज्य की अभिरुचि, इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में सरकार की भी बड़ा इंटरेस्ट था, मतलब उसकी खुद की भी रुचि थी। सरकार ने खुद उद्योग धंधों के विकास के लिए उन्हें पैसा दिया, ऋण दिया और इस प्रकार की नीतियां बनाई कि वहाँ से ज़्यादा माल का निर्यात हो, आयात कम हो। और इसके अलावा इंग्लैंड के जो लोग थे वो किसी प्रकार के सरकारी नियमों में या कोई अलग प्रकार की कोई गिल्ड सिस्टम में इस प्रकार से बंधे हुए नहीं थे, जकड़े हुए नहीं थे, वो बिल्कुल फ्री थे। और सरकार का स्वयं का इंटरेस्ट था, वो खुद उनको प्रोत्साहन देती थी। जैसे भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ के सहयोग से ही 1600 में व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में आई थी। ये उनका इंटरेस्ट ही था कि उन्होंने वहाँ की कंपनी को भारत में व्यापार के लिए भेजा। इसके अलावा महत्वाकांक्षी ब्रिटेन में इस समय एक ऐसा नया वर्ग पैदा हो रहा था जो नए नए आविष्कार करने में पैसा लगाना चाह रहा था, नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने में पैसा लगाना चाह रहा था। हम उसे एक कह सकते हैं कि नव धनाढ्य वर्ग, एक नया धनिक वर्ग पैदा हो रहा था जो अपनी पूंजी को बड़े बड़े उद्योगों में लगाना चाह रहा था, नए नए वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगाना चाह रहा था और इस वर्ग ने ही वहाँ पर उद्योग धंधों को स्थापित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने में फ्रांसीसी क्रांति का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम पढ़ते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई थी और महाद्वीपीय व्यवस्था में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इंग्लैंड को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। अब नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा दूसरे यूरोपीय देशों के साथ भी युद्ध लड़े गए थे। अब एक तरीके से हम यूँ कहें कि जितने भी देश थे यानी यूरोपीय देश, उन सब की जो उलझने थी या उनका जो सबका जो भार था, उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति का भार था, वो सारा का सारा इंग्लैंड पर आ पड़ा। मतलब अगर उनकी कोई सैनिक आवश्यकता की पूर्ति भी करनी है तो उसका भार भी एक तरीके से इंग्लैंड पर आ पड़ा।
और उन इंग्लैंड ने उनकी उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको अपने वहाँ उद्योग धंधे लगाए जाने, उनमें उत्पादन को बढ़ाए जाने, ये बहुत ही ज़रूरी हो गया। और इंग्लैंड ने अपने उद्योग धंधों में उत्पादन को बढ़ाना प्रारंभ हो गया। और इसके अलावा उस समय बेकारी फैली चुकी थी युद्धों के बाद, तो उनके पास मजदूर उपलब्ध भी थे। और दूसरे देश जो थे भाई, महाद्वीपीय व्यवस्था से इंग्लैंड को इतना अधिक नुकसान नहीं पहुंचा जितना दूसरे देशों को नुकसान पहुंच रहा था। तो इंग्लैंड ने उस समय अपने उद्योग धंधों को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया ताकि अधिकाधिक माल का उत्पादन किया जा सके और दूसरे देशों को निर्यात कर भारी मुनाफा कमाया जा सके। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, उस समय इंग्लैंड के साथ साथ पूरे यूरोप में ही जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही थी और उससे भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, क्योंकि जो जो यूरोप की जनसंख्या बढ़ती गई तो रोजी रोटी की समस्या भी बढ़ती गई। और अब संपूर्ण जनसंख्या को कृषि पर ही निर्भर करना या कृषि के माध्यम से ही रोटी देना संभव नहीं था, उन्हें कहीं ना कहीं खपाना आवश्यक था। मतलब उन्हें खेती के अलावा किसी न किसी दूसरी जगह पर उन्हें लगाना बहुत ही ज़रूरी था। और इसका एक ही रास्ता था कि उन्हें उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए। तो जनसंख्या वृद्धि होने से मजदूर स्वाभाविक रूप से अपने आप ही उद्योग धंधों की तरफ बढ़ने लगे। और इसके अलावा वहाँ उस समय जनसंख्या वृद्धि और बेकारी की वजह से वस्तुओं की मांग भी बहुत अधिक बढ़ गई। भाई, जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ी तो उनकी मांग भी अधिक बढ़ गई। और अब इस बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए भी औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, क्योंकि उस मांग की पूर्ति के लिए उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना बहुत ही जरूरी था। तभी तो उत्पादन होगा, तभी तो उनकी पूर्ति होगी। तो उस मांग ने एक तरीके से ये कहो कि मनुष्य को औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन दिया और इससे उद्योग धंधों का विकास हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और इस औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के कृषि प्रधान समाज को औद्योगिक समाज के रूप में परिवर्तित कर दिया। और ये समय या ये क्रांति 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई, जिससे वहाँ पर उद्योगों में बहुत अधिक परिवर्तन आया और जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन, निर्माण या वितरण, संचार के साधन, यातायात के साधन, इनमें बहुत तेज़ी से एक क्रांतिकारी बदलाव आया।